सभी बच्चों को नमस्कार। काफ़ी बच्चों का कमेंट आया था कि गुरुजी एचटेट की परीक्षा नज़दीक आ गई है, आप लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीनों की ऐसी सामग्री आप ज्योग्राफी की, ईवीएस की और एसएस की सामग्री ऐसे उपलब्ध करवाएं, समझाएं हमें, ताकि हमारे जो 5-7 नंबर जो हैं वो हम और अधिक ले सकें। कई बच्चे ऐसे हैं जो 1-2 नंबर से पीछे रह जाते हैं, वो क्लियर होने में कुछ 1 या 2 नंबर की कसर रह जाती है। मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखोगे तो आप 1-2 नंबर की जो कसर थी वो पूरी हो जाएगी और आप 5-7 नंबर जो पास मार्क है उससे भी ज़्यादा ले लोगे। आप इस वीडियो को अच्छी प्रकार से मैं इनको समझाऊंगा। ये पुराने पेपर हैं आपके एचटेट के, इनको मैं समझाऊंगा, आपको अच्छी प्रकार से समझाऊंगा। ये तीनों लेवल के पेपर हैं, इनको देखना मैं समझाता हूँ, उसमें से और भी प्रश्न आपको निकल करके आएंगे और आपके दिमाग में बैठेंगे। ध्यान से इस वीडियो को आपने देखना है। देखो, पहला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने में सबसे ज्यादा जानी जाती है। भारत में वो कौन सी नदी है? देखिए, हमारा भारत है, इस भारत में हमें बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है जो सबसे अधिक मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, यानी कि जो सबसे अधिक मार्ग बदलती है वो नदी कौन सी है। तो उसका सही उत्तर आएगा कोसी नदी। देखिए, कोसी जो नदी है, ये कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलती है। इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। किसका शोक कहते हैं? बिहार का। इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसमें प्रश्न आपका क्या क्या आया, क्या बना आपका प्रश्न? इस पेपर में दे रखा था एचटेट में कि भारत की वह कौन सी नदी है जो सबसे अधिक मार्ग बदलती है, तो उसका उत्तर आ जाता कोसी। आपने किसको निशान लगाना था? कोसी को निशान लगाना था, कोसी नदी है। इसका दूसरा प्रश्न मैंने बता दिया आपको कि बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर भी कोसी आ गया। तो बिहार का शोक भी कोसी है और भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी कोसी है। ये 2 प्रश्न आपके ध्यान में रखना, ये आ गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि चीन में चाय की खेती के बारे में आप क्या जानते हो। तो इसमें ऑप्शन में ये आएगा कि जो चीन की चाय की जो कृषि है वो स्थानीय कृषि है, वहाँ की लोकल कृषि है। तो इसका आ जाएगा लोकल कृषि, वहाँ की स्थानीय कृषि है चीन में चाय, यानी कि चाय की जो उत्पत्ति है, चाय का जो जन्म स्थान है वो चीन है। तो इसका चीन इसका उत्तर आता, ये आपने ध्यान रखना है। अगला है अंकलेश्वर जाना जाता है। अंकलेश्वर, तो अंकलेश्वर गुजरात में है, ये तेल के लिए, खनिज तेल इसके लिए है, तेल के लिए जाना जाता है अंकलेश्वर। तो इन ऑप्शनों में खनिज तेल जो है वो बिल्कुल राइट आएगा। तो खनिज तेल के लिए अंकलेश्वर जाना जाता है। इसमें प्रश्न आ गया कि अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में। एक इससे संबंधित और प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। देखो कि ये हमारा अरब सागर है। अरब सागर में भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है, उसका नाम है बॉम्बे हाई। क्या नाम है बच्चों? बॉम्बे हाई। ये प्रश्न भी आ जाए तो ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो उसका उत्तर आएगा बॉम्बे हाई। इसका एक क्वेश्चन और बता दूं आपने कि भारत का सबसे पहला स्थान बताओ जहां से खनिज तेल निकालना शुरू किया गया था। तो असम का डिगबोई, असम का डिगबोई, डिगबोई, ये असम राज्य में है डिगबोई, जो भारत का सबसे पुराना खनिज तेल उत्पादन स्थान है। तो ये जो पेपर है इसमें से घने प्रश्न समझाऊंगा मैं हर कहीं, और वो आपको मदद करेंगे, एचटेट आपका क्लियर हो जाएगा जब ध्यान से इस वीडियो में देखोगे तो। अगला प्रश्न का है इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया। इकोलॉजी, पहली तो समझ लो इकोलॉजी हो के है, इकोलॉजी होती है भौतिक और जैविक पर्यावरण जो है उनका आपस में क्या अंतःक्रिया, जो इंटरैक्शन है वही इकोलॉजी है। तो इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? टांसले ने किया था। किसने किया था? टांसले। ये आपने याद रख लेना है कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग टांसले ने किया था। इसका पूरा नाम है एजी टांसले। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आ गया, देखो काम आओगे, भूकंप की उत्पत्ति का बिंदु क्या कहलाता है? भूकंप। देखो इसमें भी 2-3 प्रश्न बढ़ जाएंगे सारे जो मदद करेंगे ईवीएस में, एसएस में, ज्योग्राफी में। भूकंप है, पहली बात तो देखो भूकंप धरती के नीचे से उत्पन्न होता है और
धरती के यहाँ ठीक 90 डिग्री पर ये दो बिंदु आपके काम के हैं। ये दोनों बिंदुओं में तो प्रश्न जरूर आ लेगा थारा स्टेट में। यो प्रश्न पूछ रखा है भूकंप की उत्पत्ति का बिंदु क्या कहलाता है। तो भूकंप की उत्पत्ति का बिंदु यो है जहां से भूकंप की उत्पत्ति हो है। धरती का नीचा से भूकंप की उत्पत्ति हो है ना कि ऊपर से, तो उसको बोलते हैं उद्गम केंद्र है। उद्गम केंद्र जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। ये धरती का नीचा हो है और ठीक इसका ऊपर 90 डिग्री पर इसको बोलते हैं भूकंप अधिकेंद्र है। इसको बोलेंगे भूकंप अधिकेंद्र। ये याद रख लियो। 2 प्रश्न ये हो गए थारे कि भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे उद्गम केंद्र। और ठीक उसके ऊपर 90 डिग्री के ऊपर जो स्थान है उसको क्या कहेंगे, भूकंप अधिकेंद्र। सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ होता है, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है अधिकेंद्र पर। ये याद रख लियो। एक चीज और बता दूं मैं था ही, जब भूकंप उत्पन्न हुआ ना तो उसमें 3 प्रकार की तरंगे पैदा हुए हैं। 3 प्रकार की वेव उत्पन्न होती हैं। वो प्रश्न भी आज का है कि भूकंप उत्पन्न होता है तो उसमें कितने प्रकार की वेव चलती हैं। तो 3 प्रकार की वेव चलती हैं। SPL ये एस गुरुजी एस पर तरंगे होती हैं सेकेंडरी तरंगे। पी तरंगे हुए हैं प्राथमिक तरंगे। एल तरंगे हुए हैं धरातलीय तरंगे। ये धरातलीय तरंगे। तो 3 प्रकार की तरंगे पैदा होती हैं। SPL, पी से प्राथमिक, एस से सेकेंडरी, एल से धरातलीय। इसकी खोज करी थी HD लव ने, जिस कारण इसका लव तरंगे भी बोलते हैं इनको। इनकी स्पीड और देख लो। एस तरंगे जो है केवल ठोस में से गुजर सकती हैं। इनकी जो गति वो है वो होती है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 5 किलोमीटर दूर तक दौड़ सकती हैं ये धरातल के अंदर से। और पी तरंगों की जो स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। एल तरंगों की स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। तीनों की स्पीड बता दी है मैंने आपको। एस तरंगे 5 किलोमीटर प्रति सेकंड है, पी तरंगे 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, एल तरंगे 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक चीज और भी समझ लो इनको लगते ला रहे। एस तरंगे केवल ठोस में से गुजर सकती हैं, केवल ठोस में से। कौन सी? एस तरंगे। पी तरंगे तीनों माध्यम में से गुजर सकती हैं। तीनों माध्यम कौन से गुरुजी? न्यू आ जाए पेपर में कि तीनों माध्यम कौन से होते हैं एस जिसमें से पी तरंगे गुजर सकती हैं। बता दियो, ठोस, तरल और गैस। ठोस, तरल व गैस, ये तीनों माध्यम हो गए। और ये जो आपकी एल तरंगे हैं ये भी तीनों माध्यम में से गुजर सकती हैं। तो मैंने एक छोटा सा प्रश्न का मैंने 10 प्रश्न समझा दिए। ये अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो कि अगला प्रश्न कि कौन से महासागर में धाराओं की दिशा मौसमी होती है। कौन सा महासागर है जिसमें, ये महासागर कौन सा है जिसमें जो धाराएं चलती हैं उनकी मौसमी होती है, उनकी दिशा मौसम के अनुसार वो धाराएं बदल लेती हैं। तो वो कौन सा महासागर है? वो है हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? महासागर। हिंद महासागर में जो धाराएं चलती हैं वो मौसमी हुए हैं। कौन सी हुए हैं? मौसमी। ये मौसमी खाने वाली मौसमी नहीं, यानी कि वे धाराएं जो मौसम के अनुसार अपना मार्ग बदल लें, और वो हिंद महासागर है जिसमें मौसमी धाराएं।
धारा दो प्रकार की हुए हैं, एक तो गर्म धारा, एक तो कौन सी, गर्म धारा, और एक और ठंडी धारा, एक कौन सी वो है, ठंडी धारा। ये ध्यान रखियो, गर्म धारा और ठंडी धारा महासागर में बहती हैं। एक चीज और बता दूं मैं था ही, जो ध्रुवों से आती हैं वो ठंडी धाराएं होती हैं, और जो भूमध्य रेखा से चलती हैं, भूमध्य देखिए हमारी पृथ्वी है, यह भूमध्य रेखा है या इक्वेटर बोला, जिसमें ध्रुवों से आने वाली ठंडी धाराएं होती हैं। ध्रुवों से आने वाली कौन सी धाराएं हैं, ठंडी, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली धाराएं कैसी हुए हैं, गर्म हुए हैं। ये याद रख लेना। ठंडी धारा में आपको दो तीन ठंडी धारा आपको बताता हूँ, उसके लिए ट्रिक बना रखी है मैंने, वो ट्रिक देख लो। ट्रिक है, हमें बोरी में डालकर लैब के किनारे क्यों फेंकाए। देखो क्या बढ़िया ट्रिक्स है। हमें बोरी में डालकर लैब के किनारे क्यों फेंक आए, क्यों फेंक आए। ये सारी ठंडी धारा आ गई, सारी ठंडी धारा आ गई है। ऐसे हमबोल्ट धारा, हमबोल्ट धारा जो पेरू के तट पर चला है। बोरो धारा कौन सी है, बोरो धारा। मैं डालकर ये आपको छोड़ दीजिए, मैं डालकर लैब का मतलब क्या है, लैब्रेडार की धारा। कौन सी धारा है, लैब्रेडार की धारा, लैब्रेडार की धारा है ये भी ठंडी धारा है। कनारी धारा है, ये ठंडी धारा है। कनारी जलधारा, ये ठंडी जलधारा है। फाकलैंड, ये भी क्या है, ठंडी धारा है। ये कुछ ट्रिक थी ठंडी धाराओं की, इसको ध्यान से आपने समझ लिया। अब अगला प्रश्न करवाऊंगा, देखो। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार के लिए उपयोगी है। हमारा जो वायुमंडल है उसमें एक ऐसी परत पाई जाती है जो दूर संचार में, हमारे रेडियो प्रसारण में, टेलीफोन में सहायक है। वह परत बतानी है तो उस परत का नाम आएगा आयन मंडल। कौन सा, आयन मंडल, आयन परत, आयन परत है। ये आयन होते हैं रेडियो एक्टिव कण, उन्हीं के कारण तो हमारा प्रसारण संभव है। तो इसका उत्तर आ जाएगा आयन मंडल। क्या आ जाएगा, आयन मंडल। ये ध्यान देना है आपने। ये आयन मंडल कहाँ है, वायुमंडल में है, जो मध्य मंडल के ऊपर पाया जाता है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जो मंडल है वायुमंडल में पढ़ते हैं। पहली तो है अक्षोभ मंडल, अक्षोभ मंडल। दूसरी है समताप मंडल, समताप मंडल। और तीसरी है मध्य मंडल, मध्य मंडल। चौथी है आयन मंडल और पांचवी है बाह्य मंडल। पांचवी है बाह्य मंडल। ये हमारे वायुमंडल की परतें हैं। इसने प्रश्न एक ही पूछा था, मैंने कई प्रश्न बता दिए। उस प्रश्न में लगाई एक भी पास ना हो तो नहीं। ध्यान से वीडियो देखियो, समझियो, 3-4 बार देख लियो इसने। हाँ, अगला प्रश्न है गायट। गायट क्या होता है, गायट क्या होता है, गायट क्या हुआ है। देखो गायट क्या बीमारी होती है, चीज क्यों है गायट। गायट होता है महासागर के अंदर, जो अपना महासागर है, इस महासागर के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। तो एक ऊपर से समतल चपटी
आकृति एक टेकड़ी बन जाती है, जिसका शीर्ष जो होता है वो समतल होता है, उसको गायट कहते हैं। ये क्या है? गायट है। कहाँ पर मिलती है ये? महासागरों में मिलती है। जब ज्वालामुखी निकलता है तो ज्वालामुखी से वो द्वीप बन जाए है, और ऊपरली जो ऊपर वाली जो परत है, ऊपर जो लेवल होता है उसका, वो लगभग समतल सी होती है, मैच जैसी वो है, उसको गायट कहते हैं। ये महासागरों में मिलती हैं। एक और चीज याद रख लियो, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ आते हैं? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं भाई, ध्यान रखना है। इसलिए प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। इसके चारों तरफ ज्वालामुखी आते हैं, जिस कारण इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यो प्रश्न भी आ लिया स्टेट में पीछे कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर को कहते हैं? रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर को कहते हैं। ये ध्यान रखना है, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न देखो कि को है, बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया भाई। मानव का प्राचीनतम व्यवसाय कौन सा है? तो मानव ने सबसे पहले जो व्यवसाय किया था वो किया था वस्तुओं को इकट्ठा करना, संग्रहण। कौन सा किया था? संग्रहण। संग्रहण, कलेक्टिंग। वनों में घूमता था, वनों में कोई चीज मिल गई खाने पीने की, उसने इकट्ठी कर ली और अपना गुजारा कर लिया। सबसे पहला काम मानव ने किया था संग्रहण का कार्य किया था, कलेक्टिंग। उसके बाद शिकार करना शुरू किया, फिर उसके बाद कृषि करना शुरू किया, फिर उसने स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। तो अगला प्रश्न क्या है कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम सीमा कितने अक्षांश पर है? तो भारत की दक्षिणतम जो सीमा है वो कितने अक्षांश की है? मैं आपकी भारत की सारी सीमा का अक्षांश और देशांतर बता दे हूँ, ध्यान से देखना रे, बड़ा मजेदार है यो टॉपिक आपका। देखियो कि भारत की जो अक्षांशीय दक्षिणतम यह है भाई, भारत है, और यह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या होगा? उत्तरी अक्षांश। ये याद रख लियो, कभी दक्षिणी लेके आओ। उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरा होगा इसका। और जो ऊपर वाला है अंतिम उत्तरी 37 डिग्री 6 मिनट। ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। एक प्रश्न यो आया बड़ा था एक बार स्टेट में कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, तो वो लंबाई से भारत की 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर हमारी लंबाई है। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण ये लंबाई है। अब हम चलते हैं इस तरफ, जो देशांतरीय विस्तार है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश के यहाँ तक। अब गुरुजी देखो यहाँ पर हमारा 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर के अरुणाचल प्रदेश में चले जाएंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारा देशांतरीय विस्तार है। ये याद रख लियो तुम कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय विस्तार, जबकि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट हमारा अक्षांशीय विस्तार है। ये ध्यान रखना। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई है, जबकि पश्चिम से पूर्व यह चौड़ाई है। यह क्या है? चौड़ाई। ये चौड़ाई है। इब गुरुजी ने बताओ भारत की चौड़ाई कितनी है? 2933। कितनी है? 2933 किलोमीटर गुरुजी। भारत की जो चौड़ाई है वो पश्चिम से पूर्व तक 2933 किलोमीटर है गुरुजी, ध्यान रखना। ये आपने पास हो जाओगे स्टेट में। अगला देखो प्रश्न। हाँ भाई, अगला प्रश्न है कि किस जर्मन अर्थशास्त्री ने कृषि स्थिति का अध्ययन किया था?
यानी कि कृषि की अवस्थिति लोकेशन बताई थी, कृषि की पेटी बताई थी, कृषि का क्षेत्र अलग अलग बताया था कि इस नदी के किनारे पर ये कृषि करते हैं, फिर लोग लकड़ी काटते हैं, फिर पशु पालते हैं। तो इसका उत्तर आएगा वान थ्यूनेन। क्या उत्तर आएगा इसका? वान थ्यूनेन। वान थ्यूनेन जर्मन के वैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ता थे, जिसने कृषि अवस्थिति सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इसका उत्तर आ जाएगा वान थ्यूनेन। क्या आएगा? वान थ्यूनेन। वान थ्यूनेन ये जर्मन का था, इसने कृषि प्रदेश निर्धारित किए थे, कृषि पेटी बताई थी। अगला प्रश्न है, देखो कि वो है सर्वाधिक पशु जनसंख्या के साथ देश का नाम, यानी कि वो कौन सा देश है इस पृथ्वी में जिसमें सबसे घने पशु पाले जाते हैं? सबसे ज्यादा पशु किस देश में पाले जाते हैं दुनिया में? तो उसका उत्तर आएगा भारत। भारत। भारत में सबसे अधिक पशु पाले जाते हैं, ये आपने याद रखना है। दुनिया में सबसे ज्यादा पशु पाले जाते हैं भारत में। और प्रश्न आ जा कि सबसे अधिक भेड़ किस देश में पाली जाती है? सबसे अधिक भेड़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया। भेड़ किसके लिए? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा भेड़ें पाली जाती हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ है उसका नाम, जो उच्च कोटि की ऊन देती है, उसका नाम है मेरिनो भेड़। कौन सी भेड़ है? मेरिनो भेड़। ये याद रख लेना, उच्च कोटि की ऊन देने वाली भेड़ का नाम मेरिनो भेड़ है भाई। अगला प्रश्न आ गया धमाकेदार। देखो कहता है कि कौन सा राज्य नारियल तेल के उत्पादन में अग्रणी है? सबसे ज्यादा नारियल का तेल भाई, नारियल का तेल, नारियल का तेल। शर्मा लगा लिया करो भाई, दिमाग पड़ जाएगा तारा। नारियल का तेल केरल में भाई, कौन सा राज्य होगा? केरल। केरल राज्य में सबसे ज्यादा नारियल का तेल जो है वो उत्पादित होता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, जब वायु का तापमान बढ़ता है तो सापेक्ष आर्द्रता, बहुत बढ़िया प्रश्न है। वायु का तापमान बढ़ेगा तो सापेक्ष आर्द्रता घट जाती है, ये याद रख लेना। जब वायु का तापमान बढ़ेगा तो सापेक्ष आर्द्रता घट जाती है। क्या हो जाएगी? घट जाती है। सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता घट जाती है जब वायु का तापमान बढ़ता है। एक चीज और बता देता हूँ घर को कि तापमान बढ़ने से, टेम्परेचर हाई होने से वायु दाब कम हो जाता है। वायु दाब कम हो जाएगा, तापमान बढ़ेगा तो सापेक्ष आर्द्रता भी कम हो जाती है। ये प्रश्न था, तापमान बढ़ने से वायु दाब भी कम होता है, तापमान बढ़ने से सापेक्ष आर्द्रता भी कम होती है। अगला प्रश्न है, यूएसए में डेट्रॉइट प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? डेट्रॉइट प्रदेश यूएसए का, डेट्रॉइट प्रदेश यूएसए का किस लिए है? मोटर कार के लिए जाना जाता है। मोटर कार के लिए जाना जाता है। मोटर वाहन का एक उत्पादित प्रदेश है डेट्रॉइट यूएसए में। तो ये बता देना, डेट्रॉइट जो प्रदेश है यूएसए का, मोटर वाहन बनाने का निर्माता की कंपनियां, वहां मोटर गाड़ियां बनाई जाती हैं उस क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि भारत को अलग करती है। पाक जल संधि भारत को किससे अलग करती है? ये बड़ा आसानी प्रश्न है, घड़ी बना लिया हो। पाक जल संधि भारत को किससे अलग करती है? ये देखिए, भारत का ये श्रीलंका है और यहाँ पर पाक जल संधि है। क्या है यहाँ पर? पाक जल संधि। पाक जल संधि, तो इसका उत्तर आएगा श्रीलंका। यानी कि श्रीलंका को भारत से अलग करती है पाक जल संधि, ये याद रख लेना। ये जल संधि क्यों है गुरुजी? जल संधि वो स्थान होता है जल का जो जल को जल से
जोड़ती है और सतल को सतल से अलग कर देती है, उसको जल संधि कहते हैं। देख लीजिए, ये मान लीजिए सतल है और ये भी क्या है, सतल है, ये दोनों सतल हैं और ये जल है, ये क्या है, जल है, ये क्या है, जल है। इस जल को इस जल से जोड़ देती है तो ये बीच में क्या आ गई, ये जल संधि होती है। ये याद रख लेना, जल संधि जल को जल से जोड़ती है, सतल को सतल से अलग करती है। ये आपने याद रख लेना है। कौन सा एक प्रश्न आ चुका है? हाँ भाई, अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत पृथ्वी के ऊपर है, इसका उत्तर आएगा सूर्य। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है पृथ्वी के ऊपर, इसका उत्तर आएगा सूर्य। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सड़कों का न्यूनतम घनत्व पाया जाता है? भारत में सबसे न्यूनतम घनत्व सड़कों का जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। JNK में सबसे कम सड़कों का घनत्व है, ये याद रख लेना। और सबसे ज्यादा सड़कों का घनत्व है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इस चैनल पर ऐसी वीडियो आती रहेगी। आपने जो आज वीडियो देखी इसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही पुराने पेपर में, जब तक स्टेट का पेपर आपका नहीं आता, रोजाना मैं आपको ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा, देखते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।